नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से। अनादि टीवी के खास शो अटेंशन में आपका स्वागत है। अटेंशन में आज बात होगी मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल। जी हां, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी 5 जून से 21 जून तक बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। लेकिन यह सिर्फ उपलब्धियां गिनाने का कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके जरिए बीजेपी जनता की नब्ज टटोलने और विपक्ष खासकर कांग्रेस के नैरेटिव को कमजोर करने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। हर जिले में 500 प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधने का लक्ष्य तय किया गया है। सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी मैदान में उतरेंगे ताकि महंगाई, बेरोजगारी और सरकार विरोधी मुद्दों पर कांग्रेस जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उसे कमजोर किया जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस अभियान से जनता का मूड समझने और विपक्ष की धार कम करने में सफल होगी? कांग्रेस के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास क्या प्लान है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 12 साल, बीजेपी चलाएगी अभियान। बीजेपी अब सिर्फ चुनावी मोड में नहीं बल्कि मिशन मोड में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बड़ा जनसंपर्क अभियान तैयार किया है। 5 जून से 21 जून तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी का फोकस सीधे जनता और खासकर ओपिनियन मेकर्स तक पहुंचने पर रहेगा। हर जिले में 500 प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधने का टारगेट तय किया गया है ताकि मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके। बीजेपी ने सांसदों, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी है। लिहाजा प्रबुद्ध जन सम्मेलन, व्यापारी बैठकें जैसे आयोजनों के जरिए अलग अलग वर्गों तक पहुंचा जाएगा। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 12 साल सफलतापूर्वक पूरे हो रहे हैं। इसमें पूरे देश भर में संगठन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बूथ से लेकर मंडल तक और जिला स्तर तक आयोजन होंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और 12 सालों में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं उनको आम जन तक पहुंचाया जाएगा। 15 जून से जिलों में मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें योजनाओं के लाभार्थियों और युवाओं को जोड़ा जाएगा। वहीं किसानों तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी। साफ है कि बीजेपी इस पूरे अभियान को सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे 2028 की चुनावी जमीन मजबूत करने के तौर पर देख रही है। लेकिन इधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के 12 साल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। सच बात यह है कि इन 12 वर्षों में इन्होंने बेरोजगार को पकोड़े तलने पर मजबूर कर दिया है। इन्होंने नोटबंदी की थी, उससे फ़ायदा देश को क्या हुआ है? जीएसटी का सवाल कर लें, उनसे बेरोजगारी ख़त्म करने की बात कर लें। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालने की बात आपने कही थी, वो कहाँ चले गए, वो सवाल कर लें। और सवाल ये भी कर लें कि 2 करोड़ रोज़गार हर वर्ष देने का वादा आपने किया था, उनका क्या हुआ? सच बात यह है कि इन 12 सालों में उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को भारत देश की अस्मत को बेचा हुआ है। ओपिनियन मेकर से सीधा संवाद, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, किसान कार्यशालाएं और जनसंपर्क अभियान ये साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी ने 2028 की चुनावी बिसात अभी से बिछाना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के सहारे बीजेपी के इस अभियान को घेरने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि जनता के बीच किसका नैरेटिव ज्यादा असर छोड़ता है, विकास का दावा या जमीनी नाराजगी का सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और अशोक शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वैसे तो ये नई बात नहीं है कि बीजेपी लोगों के बीच में जा रही है। मोदी के 12 साल पूरे होने पर पहले भी जा चुकी है, लेकिन इस बार बच्चों से लेकर प्रभावशाली लोगों तक जा रही है। क्या उसे एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है? नब्ज टटोलना चाहती है लाभार्थियों के साथ पहुंचने के साथ साथ? कैसे देखते हैं आप इस अभियान को? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कामों को लेकर के समय समय पर गई है और विशेषकर जब 10 साल पूरे हुए थे तब भी उन्होंने देश भर में
सरकार का अभियान चलाया था कि ये हमारी उपलब्धियां हुई हैं। इस बार जो उन्होंने जो टारगेट बदला अप्रोच करने का, खासतौर से टीन एज बच्चों से मिलने का, युवाओं से मिलने का, ये जो उन्होंने विशेषकर बदला है। जैसे पिछली बार महिलाओं को तो उन्होंने टारगेट किया था, इस बार भी महिलाएं रहेंगी। बिल्कुल। ये जो नया उन्होंने किया है, आप अगर देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से भारत में एक विशेष प्रकार का वातावरण बन रहा है। खासतौर से जब से ये जैन जी शब्द आया है, तब से एक वातावरण एक विशेष प्रकार का बन रहा है। और इसी वातावरण के अंतर्गत एक कोई पार्टी भी बन गई है, वो क्या नाम है उसका, काकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, तो वो भी जो अप्रोच कर रही है वो भी उसी एज ग्रुप से कर रही है। और इसी बीच में अगर आप देखेंगे नीट के रिजल्ट को लेकर के इस एज ग्रुप के बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा भी आई है और एक अलग प्रकार का भाव आया है। तो मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये काकरोच पार्टी और ये नेट के इससे जो असंतोष इस वर्ग में आया है, युवाओं में विशेष, वो उनको कहीं ना कहीं उनको अप्रोच करने का उनका प्रसंग है। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपके पैकेज में भी था कि मुझे बिल्कुल ये 2028 की और 2029 की तैयारी है, केवल 28 की नहीं है, ये 29 की भी तैयारी है। और स्वाभाविक रूप से ये अप्रोच की इसमें बराबर कोशिश की जा रही है। तो क्या शर्मा जी ये प्रभावी रहती क्या है? जैसे प्रभावशाली लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो राय बनाते हैं समाज में, उनके बीच में हमने देखा संघ भी जाता है, बीजेपी भी समय समय पर जाती है, चुनाव से पहले जाती है, लेकिन अभी से जा रही है। और स्कूल के बच्चों के साथ योग करेंगे, कॉलेज के बच्चों के साथ भी अलग कार्यक्रम है, तो ये असर करते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से वैचारिक दृष्टि से तो असर करते हैं, लेकिन कई बार जो तात्कालिक मुद्दा आता है उसके कारण फिर ये सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। वैचारिक दृष्टि से आप देखेंगे तो ये सारे मुद्दे प्रभाव डालते हैं। जिस तरीके से आप अगर देखेंगे समाज में राष्ट्र चेतना आई है, सांस्कृतिक चेतना आई है, ये जो राष्ट्र चेतना और सांस्कृतिक चेतना, इसी अभियानों के जो समय समय पर जो अभियान चले हैं कि घर घर दस्तक देने का, घर घर झंडा लगाने को, घर घर राम जी की बात पहुंचाने को, ये जो चेतना जागृत हुई है, इससे चेतना तो जागृत होती है। वोट में कितना बदलती है ये कई बार ब्रजेश जो तात्कालिक बात आती है, कई बार 10-20% वोट वो तात्कालिक मुद्दे को लेकर के प्रभावित हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक दृष्टि से प्रभाव पड़ता है। जी, तो वैचारिक दृष्टि से तो अशोक जी प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन क्या 2028 हो 2029 हो, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जाना है बीजेपी को, या कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है उनका, या कोई विजन भी पेश नहीं कर पा रहे? कांग्रेस के पास में देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की राजनीतिक चुनौती है ही नहीं। 2018 में जरूर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी बीजेपी के सामने और उसमें कांग्रेस को बढ़त भी मिली, लेकिन उसके बाद में आप देखिए 2023 के इलेक्शन में क्या हुआ। और जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि मोदी के नाम पर ही मध्य प्रदेश में इलेक्शन होंगे, तो पूरे देश में जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने तो उनकी जो लोकप्रियता है, जो प्रधानमंत्री के देश में लोकप्रियता है, जो उनकी स्वीकारता है, उसको बनाने का काम करती है पार्टी। मतलब आज की तारीख में कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी की लोकप्रियता है। लेकिन साथ में एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि ये जो 12वां वर्ष है मोदी जी का, जिसको लेकर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ये उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण वर्ष है। जैसे 2020 का आप लोगों ने देखा था, वो कोरोना काल का एक पीरियड था जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण पीरियड था। उसके पहले 16 में आप देखिए जब नोटबंदी हुई थी, तो उसके बाद किस तरह से आर्थिक मंदी आई थी। तो 12वां वर्ष जहां ये भारतीय जनता पार्टी उपलब्धियों को लेकर जा रही है, लोगों से मिल रही है, यूथ से मिल रही है, तो वही ये भी है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष है। तो मुझे लगता है कि अभी जो हालात है उसको लेकर जो एक जनाक्रोश है, उसको भी भापने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी कि ये जो ऊर्जा संकट की स्थिति है, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, बेरोजगारी है, ये भी नीट का पेपर लीक हो गया, तो युवा जनाक्रोश तो है और युवा जनाक्रोश हमेशा रहा है, लेकिन ये किसी सरकार के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है, इसको जानने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो नैरेटिव क्या 2-3 साल पहले तैयार हो जाता है क्या शर्मा जी? यदि आज बीजेपी जा रही है तो क्या नैरेटिव सेट कर देगी?
देखिए, मोटे तौर पर भाजपा की एक कार्यशैली रही है, वो केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं उनका संगठन पूरे 5 साल अलग अलग मुद्दों पर सक्रिय रहता है। अंतर केवल इतना आया है पिछले कुछ वर्षों से, पहले वो जो सक्रिय रहते थे सामाजिक मुद्दों पर रहते थे, सांस्कृतिक मुद्दों पर रहते थे और राष्ट्रीय मुद्दों पर रहते थे। इसके साथ पिछले कुछ वर्षों से अब वो राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय रहते हैं। तो भाजपा कभी भी, भाजपा का कार्यकर्ता एकदम ऐसा नहीं है कि बाकी 4 साल आराम करे और चुनाव के समय सक्रिय हो। कांग्रेस में ये शैली रही है एंड टाइम पर, लेकिन अब कांग्रेस की भी रणनीति बदली है। पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे, मैं 16-17 से देख रहा हूं कि कांग्रेस भी लगातार सतत सक्रिय रहने का प्रयास कर रही है। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो इस समय जो चुनौती को, जैसा कि मैं सहमत हूं अशोक जी से जो उन्होंने कहा कि इस समय बड़ी चुनौतियों का समय है, तो इस समय जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, इन चुनौतियों का समाधान अगर आज की तारीख से नहीं किया तो मान करके चलिए कि ये चुनौतियां 2028 और 29 में विशेषकर बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी होंगी। इसलिए ये जो फुग्गे फुलाए जा रहे हैं, प्रश्न इस बात का नहीं है कि वो सही है कि गलत है, लेकिन फुग्गे तो फूल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी हवा निकालना बहुत आवश्यक है। तो भाजपा उसी रणनीति से काम करके मोदी जी के 12 वर्ष का लक्ष्य लेकर के कहीं ना कहीं वो हवा बनाने की कोशिश कर रही है अपने पक्ष में। जी, हवा मिलाने की कोशिश तो करती है बीजेपी, लेकिन अशोक जी आप देखिए, अभी हम कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे, कह रहे थे 12 साल में पकोड़े तलने की बात कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, 15 लाख की बात कर रहे थे, नोटबंदी की बात कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों से कांग्रेस का कुछ भला होगा? यदि जनता नाराज भी है तो उसका फायदा कांग्रेस क्यों नहीं उठा पाती है? उसकी कई वजह है, और ये जो आप मोदी सरकार की अगर आप आलोचना करते हैं तो उनके खाते में उपलब्धियां भी बहुत हैं। किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने की, कैसे 3 तलाक का एक कानून जो है उसको बदला उन्होंने, धारा 370 जो अनुच्छेद था कश्मीर का था। तो ऐसा नहीं है मोदी सरकार, मतलब अगर आपके पास में विदेशी मुद्रा का कोष, सबसे बड़ा कोष किसके कार्यकाल में आया है? वो मोदी जी के कार्यकाल में आया है। विदेशी निवेश भी आया है। कांग्रेस की दिक्कत जो है, कांग्रेस की दिक्कत ये कि उसको जनता की नब्ज ही नहीं पता है कि जनता क्या चाहती है। वो SIR का मुद्दा लेके चली जाती है, वो संविधान खतरे में है, इस तरह की वाहियात बातें लेके वो जनता के बीच में जाती है। तो उसके मुद्दे अलग हैं, क्योंकि उसका जो नेतृत्व है, जो कांग्रेस का नेतृत्व है, वो ये नहीं तय कर पा रहा है कि जनता की क्या अपेक्षा है। तो उनकी राजनीतिक अपेक्षा दूसरी है, जनता की अपेक्षा दूसरी है। जब तक आप जनता को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की खूबी वो ये है कि वो जनमानस को पहचान के और उन्हीं मुद्दों के साथ में वो जनता के पास में जाती है, जनता के मुद्दे हैं। उसमें आप चाहे राम मंदिर का मुद्दा ले लें, हिंदुत्व का मुद्दा ले लें, या और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हो सकता है उसको पहले ही पंचर कर देती है, करने की कोशिश शुरू कर देती है। होते ही है ये। और दूसरी बात क्या है कि जो बीजेपी जिस पिच को तैयार करती है उसको जाके कांग्रेस खेलती है। कांग्रेस का कोई एक मुद्दा मुझे आप बताएं जिसने बीजेपी को परेशान किया हो? कोई एक मुद्दा नहीं है। लेकिन आज वो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बीजेपी जाने लगी ना पब्लिक के बीच में कि यदि वो नैरेटिव सेट भी करेंगे तो उनका पक्ष भी सुन लिया जाएगा पहले ही कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्थिति क्या है, यदि दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरे देशों को देख लीजिए क्या हालात हैं। तो फिर कैसे नैरेटिव सेट कर पाएगी कांग्रेस? ब्रजेश जी, महंगाई का मुद्दा जिसमें नया नहीं है। रजी के टाइम पे भी महंगाई की चर्चा होती थी और राजी के टाइम पे भी महंगाई की चर्चा कब नहीं हुई? अब महंगाई कोई मुद्दा नहीं। 80 करोड़ आबादी को जो है मुफ्त राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है, बहुत सारी खैराती योजनाएं चल रही हैं, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं। इसी तरह से करप्शन को ले लीजिए आप, भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा नहीं बचा है। नियम कायदों के पालन में रिश्वत लगती है, लोग देते हैं, अपना काम करवाते हैं, वो भी कोई मुद्दा। बेरोजगारी एक बड़ा तो भेंट में तब्दील हो गई है कि भेंट दे रहे हैं हम तो आप पुरस्कार। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, गुड गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा है। नहीं तो ये जो आप कह रहे हैं ना महंगाई का मुद्दा, तो बेरोजगारी का तो हम भी देखते आ रहे हैं शुरू से ही कि ये भी हर सरकारों में मुद्दा रहा है। हर सरकार में मुद्दा रहा है। ये विपक्ष का मुद्दा होता है। जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा था, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के लिए ये मुद्दा है। तो क्या शर्मा जी सिर्फ बीजेपी का विरोध करने में फंस गई है कांग्रेस? विजन नहीं है उसके पास या वो पेश नहीं कर पा रही? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा कि एक समय था कि कांग्रेस अपनी मौलिक बात करती थी। प्रश्न ये नहीं है कि वो सही करती थी कि गलत करती थी, वो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो मौलिक बात करती थी। जैसे 4 उदाहरण मैं उनके नारों को दूं।
कि इंदिरा जी को लाओ, देश को बचाओ, या हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, या हम जात पर ना बात पर वोट लगेगी हाथ पर, ये जो इस तरह के वो नारे उछालते थे वो उसमें मौलिक होते थे। तो इस समय कांग्रेस अपनी मौलिक बात ना करके केवल और केवल भाजपा का की कीचड़ फेंकने का, और उनकी कभी चौकीदार चोर है की बात कहेगी, कभी संविधान खतरे की बात कहेगी, कभी कुछ बात कहेगी, कभी उद्योगपतियों को उठाएगी। तो कहीं ना कहीं इस समय वो नकारात्मक मुद्दे और दूसरे को तेरी कमीज मेरी कमीज से तेरी कमीज मैली क्यों, वो एक मुहावरा, मतलब वो दूसरे की लाइन मिटा रही है अपनी लाइन बड़ी करने की जगह, अपनी लाइन बड़ी करने की बिल्कुल कुछ। और उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस की रणनीति में वामपंथ हावी है। वामपंथ का एक सिद्धांत है, मार्क्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उसने कहा कि अगर आपका सत्य कमजोर है तो आप तथ्य पर जोर दीजिए, और तथ्य कमजोर है तो तर्क पर जोर दीजिए, और तर्क भी अगर कमजोर है तो इतनी धुंध फैलाइए कि उसमें कुछ आपको साफ ना दिखे। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बिल्कुल अभी उसी लाइन पर चल रही है, धुंध फैलाने की लाइन पर, कि संविधान खतरे में है, या चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, या सीबीआई गड़बड़ कर रही है। बीच में तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक पे आरोप लगा दिए। तो स्वाभाविक रूप से वो धुंध फैलाने का जो एक काम कर रहे हैं, तो उस धुंध फैलाने के लिए मैं समझता हूं भाजपा वाले भी इस रणनीति को समझ रहे होंगे, इसीलिए वो जन जागृति के लिए उनके कार्यकर्ता अब निकल रहे हैं, और आप समय समय पर वो निकलते भी रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस समय चूंकि कांग्रेस और विपक्ष सबसे ज्यादा हमला मोदी जी पर कर रहे हैं, तो उनको मोदी जी की छवि बचाना बहुत आवश्यक है। मोटे तौर पर भारत को अगर आप देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लोग नीति और सिद्धांत पे जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं के हीरो वर्शिप राजनीति भी भारत में रही है, इसलिए हमारे यहाँ अवतारवाद का सिद्धांत बहुत बड़ा है। तो भाजपा ने रणनीति बदली। आप अगर जनसंघ से लेकर के देखेंगे 80, 85, हद से 90 तक, तो भाजपा सिद्धांत की बात करती थी, लेकिन उन्होंने फिर 90 के बाद से चेहरे सामने रखे। अटल जी का चेहरा सामने रखा, आडवाणी जी का चेहरा सामने रखा। वो ठीक है, आडवाणी जी के चेहरे पर उनको नुकसान हुआ, फिर उन्होंने मोदी जी का चेहरा सामने रखा। तो एक तरफ सिद्धांत के आधार पर संगठन काम कर रहा, दूसरी तरफ वो चेहरा भी सामने रख रहे हैं। तो वो जो चेहरा उन्होंने मोदी जी का सामने रखा है, उस पर बहुत ज्यादा उनकी कमीज गंदी ना हो, इसलिए ये जो सारा अभियान 12 साल का, उन्होंने 10 साल का अभियान भी चलाया था, तो मोटे तौर पर वो अभियान लेकर के निकले हैं। और वो जो टारगेट उन्होंने किया है, युवाओं को, किशोर वय के लोगों को टारगेट किया है, क्योंकि बांग्लादेश में का सत्ता परिवर्तन देखे, पाकिस्तान का सत्ता परिवर्तन देखे, नेपाल का सत्ता परिवर्तन देखे, तो ये सबको ध्यान में रख करके उन्होंने युवाओं को, ताकि बेरोजगारी का मुद्दा, नीट का मुद्दा, ये जो कॉकरोच पार्टी है इसका मुद्दा, ये बहुत ज्यादा युवाओं में असर ना करे। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो सबसे ज्यादा असर हुआ था वो युवाओं में ही असर हुआ था। स्वाभाविक रूप से उस सावधानी के लिए भाजपा एक कदम आगे उठा रही है। जी, एक कदम आगे तो उठा लेती है बीजेपी अशोक जी, लेकिन चेहरा सामने रखने से आपको नहीं लगता चेहरा बड़ा हो जाता, पार्टी छोटी हो जाती है? चाहे हम राजीव गांधी की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, चाहे इसके बाद अटल जी की बात करें, और अब मोदी जी की बात कर लें, तो जब चेहरा दूसरा, फिर विकल्प क्या? यदि बीजेपी बात करे आगे की, तो फिर चेहरे कमजोर पड़ जाएगा, तो संगठन कमजोर नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि, और इधर जैसा भी हमारे शर्मा जी जिक्र कर रहे थे, लंबे समय से भारतीय राजनीति में चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। कभी नेहरू जी का चेहरा, कभी इंदिरा जी का चेहरा, फिर जेपी का चेहरा भी हम लोगों ने देखा है ना, कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, एक मूवमेंट उन्होंने जरूर चलाया था, लेकिन कुछ चेहरे कुछ कम समय के लिए आए। लेकिन ये जो चेहरे हैं, जो इंदिरा जी की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी की, प्रधानमंत्री अच्छे थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री अच्छे थे, लेकिन उनका चेहरा पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी खामोशी लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। मोदी का चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है, राहुल गांधी की तुलना में वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, केजरीवाल की तुलना में वो ज्यादा प्रभावी दिखते हैं। तो जब तक मोदी जी के चेहरे का कोई बेहतर चेहरा, एक चेहरा था नीतीश के तौर पर, जिसको अब मोदी जी ले गए, राज्यसभा ले गए मोदी जी, तो ये बहुत सही बात है कि देश की राजनीति में चेहरों की बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। और अब ये चिंता की बात ये बीजेपी को सोचना होगा कि मोदी के चेहरे के बाद कौन सा चेहरा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह का चेहरा उतना आकर्षक है जितना मोदी जी का चेहरा। लेकिन वो राज्यों में तैयार कर रहे हैं ना, आप देखिए यूपी में तैयार कर रहे हैं, यदि यही लाइन रही उनकी तो आप देखिए, चाहे असम के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ले आए हैं आप, तो चेहरे बना रहे हैं ना। दूसरी तरफ तो चेहरे जो हैं अच्छे वही छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को तो चेहरा बनाने की ज्यादा जरूरत है ना।
तो उनकी दिक्कत यही है कि उनके पास एक जो प्रियंका का चेहरा है उसको वो पीछे रखे और राहुल का चेहरा आगे रखे हुए हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे चेहरे हैं। अजय सिंह राहुल का चेहरा अच्छा है, लेकिन उसके पहले जीतू पटवारी और सिंघार का चेहरा आगे आ जाता है। उसके पहले कमलनाथ का चेहरा ले आए थे, जिसको जनता ने, भाई सिंधिया का चेहरा ज्यादा अच्छा था। अगर सिंधिया के चेहरे को बनाए रखते हो तो मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी स्थिति होती। चेहरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीति में, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शर्मा जी, चेहरे तो उनने भी आगे किए। जिस तरह शुक्ला जी ने कहा कि प्रियंका गांधी को आगे करने की बात थी, उत्तर प्रदेश में हमने देखा लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन कमाल नहीं दिखा पाई। उनकी नाक की तुलना इंदिरा जी से की जाने लगी कि चलिए आदिवासी वोट आएगा, मध्य प्रदेश में भी की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो कमाल कर देंगी मोदी की लोकप्रियता के आगे, या कोई नया चेहरा उनको गढ़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका जी का न केवल चेहरा है, अगर आपने उनकी चाल भी देखी हो तो उन्होंने अभ्यास किया था इंदिरा जी की तरह चलने का। एक बार मैंने उनको साड़ी भी बिल्कुल उसी तरीके से पल्ला लेते हुए देखा, और चूंकि भगवान जी की कृपा से मैंने इंदिरा जी का बंटूबन भी लिया है, उनसे व्यक्तिगत भेंट भी हुई है। लेकिन इंदिरा जी की पीढ़ी अब कहाँ गई? वो पीढ़ी तो निकल गई ना, अब तो नई पीढ़ी आ गई जिसने इंदिरा जी का शासनकाल ही नहीं देखा, किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन कांग्रेस ने खुद ही प्रियंका जी को पीछे करके राहुल जी को आगे किया है। मुझे जो लग रहा है कि यदि राहुल को थोड़ा पीछे करते और प्रियंका जी को आगे करते तो संभवतः है कांग्रेस को ये जो अभी थोड़ा चारों तरफ से नुकसान हो रहा है तो नुकसान कम होता है। एक और बात उनको ये करना चाहिए, चेहरे के साथ साथ मुद्दा क्या उठा रहे हैं, तो ये दोनों चीज साथ चलती है। चेहरा भी साथ चलेगा, उसके साथ उठाए जाने वाला मुद्दा भी साथ चलेगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो राहुल जी से अच्छा चेहरा उनके यहाँ प्रियंका जी का हो सकता था। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो उनको किसी एक चेहरे को स्टेब्लिश कर, मान लीजिए कोई नया चेहरा लेकर के ही आ रहे हैं, मान लीजिए जीतू पटवारी को ही अगर सामने खड़ा कर रहे हैं या अजय सिंह राहुल को सामने खड़ा कर रहे हैं, तो किसी एक चेहरे को उनको फोकस करके बाकी सबको उसके पीछे करना पड़ेगा। ये जो समानांतर व्यवस्था कई बार उनकी चलती है कि एक नेता का बयान कुछ अलग आता है, दूसरे नेता का बयान कुछ अलग आता है, और कुछ लोग हैं जो वाकई बहुत वरिष्ठ हैं, सब जाकर पांव पड़ते हैं, लेकिन उनकी भी अभी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। तो जो स्टेब्लिश चेहरा हो सकता है उसके ऊपर आकर के वो अपना चेहरा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो वरिष्ठ नेता है वो मट्ठा डाल देते हैं उसमें, जबकि खाद भी डालना चाहिए पार्टी को। निश्चित रूप से तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने स्तर पर विचार करना, उनको मुद्दे पर, रणनीति पर विचार करना, चेहरे पर विचार करना, फिर आगे आकर के लड़ाई लड़ना। फिर अब जिस तरीके से सरेंडर उन्होंने किया, केरल में जिस तरीके से सरेंडर किया है, या तमिलनाडु से जो खबरें आई हुई हैं, या उत्तर प्रदेश में जैसा उन्होंने, लोग ठीक है कि उनको 10-12 सीटें मिली, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया था कांग्रेस में। तो ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, या मान लीजिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ना भी हैं लेकिन वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, उनको ये बात जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं लगी जो केरल में कांग्रेस ने किया, या बंगाल में उनकी भूमिका रही, या उत्तर प्रदेश में जो रही। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी रीढ़ को सीधी करना, उस रीढ़ को सीधी करके मुद्दे तय करना और चेहरे तय करना, तब उनकी बात बनेगी। जी, हमने देखा था ना शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कहा था हम अकेले लड़ेंगे, फायदा हुआ था, लेकिन अगली बार फिर वो पलट जाते हैं बीजेपी को रोकने के चक्कर में, सबके साथ चले जाते हैं। तो कैसे तैयार होंगे? तो यही मैंने कहा ना, इससे साख कमजोर होती है। कहीं ना कहीं जो हम लोग जो चेहरे की और मुद्दे की बात कर रहे हैं वो पार्टी की साख को खड़ा करती है। तो ये जो इस तरीके से बार बार बदल जाने से और किस साइकिल के पीछे ही बैठ करके अगर आप चलोगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की साख कमजोर होगी और उसका नुकसान होता है। तो ना तो हाथी की सवारी करनी चाहिए ना साइकिल की सवारी करना चाहिए, खुद के हाथ को मजबूत करना चाहिए। लेकिन बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को बदलना होगा, मोदी का विकल्प तैयार करना होगा, विजन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक पार्टी लगातार जनता के बीच में 2-3 साल पहले फिर जा रही है, एक नैरेटिव सेट कर रही है। तो जो कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है या गुब्बारा फुलाती है, वो पहले पंचर कर देती है। आपको अपना नेतृत्व तैयार करना होगा, आपको नेताओं को बल देना होगा, और जो बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो अभी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं और जो नए युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनको भी रोकना होगा। तो ये पार्टी का काम है, पार्टी को तय करना होगा, तब कहीं जाकर आप मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला कर पाएंगे। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।